गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अभी 12th में जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, शायद मैं एटम और न्यूक्लियाई करा रहा था, और एटम और न्यूक्लियाई में हम लोग कहाँ पहुँच गए थे। एटम और न्यूक्लियाई में हम लोग पहुँच गए थे एनर्जी निकालने पर। ठीक है, तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड हम लोग करते हैं। ठीक, तो मेरे पास क्या था, एटम अगर देखोगे तो हम एटम का क्या कर रहे थे, बोर का मॉडल कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई, बोर का मॉडल कर रहे थे। ठीक है, पहले मॉडल में बोर ने क्या कहा था, पहले मॉडल में बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इन द ऑर्बिट। ठीक है, पता है आपको कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो ये अगर कोई एटम है तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये तो पहली बात है कि सेंटर पर न्यूक्लियस है और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो दूसरा था वो क्या था कि एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होगा, NH बाय 2 पाई के, वेयर H इज अ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, N इज अ क्वांटम नंबर, क्लियर, और 2 पाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना था, NH बाय 2 पाई था। और तीसरा जो आज हमें डिस्कस करना है कि व्हेन अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर लेवल से लोअर लेवल पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से कहाँ आता है, लोअर लेवल पर आता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, तो ये बात फिक्स कर लो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। तो ये तीनों चीजें हमें बोर मॉडल की बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, और आज हमें जो तीसरी चीज है वही सीखनी है कि किस तरीके से वो एमिट करेगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास क्योंकि हम एटॉमिक रेडियाई निकाल चुके थे। अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो एटॉमिक रेडियाई हमने निकाल लिया था। एटॉमिक रेडियाई कैसे निकला था, अगर आप देखोगे तो एटॉमिक रेडियाई में हमें पता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r किसके बराबर होती है, mv²/r होती है तुम्हारी kZe²/r² के बराबर। ठीक है, r से r कैंसल आउट हुआ, kZe²/r कौन सी है, कोलम्बियन फोर्स है, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड द सेंटर लगती है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो टुवार्ड द सेंटर उसके एक फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल कोलम्बियन फोर्स भी और सेंट्रीपिटल फोर्स भी। तो यहाँ से mv² किसके बराबर आ गया था, kZe²/r के बराबर आ गया था। इतना क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, शायद फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली थी। ओके 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 ओके, चलो एक तो कर ही लो डेरिवेशन, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। mv² कितना आया था, kZe²/r आया था। ठीक है, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम, अगर आप देखोगे RMV एंगुलर मोमेंटम की सीधी मैं, ठीक, कहानी लिख रहा हूँ, NH बाय 2 पाई था। ठीक है, यहाँ से v की वेलोसिटी या v निकाल के कहाँ पुट करनी है, ऊपर वाले में, NH बाय 2 पाई RM। इस v को किस में पुट कर दो, इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको लास्ट में एटॉमिक रेडियाई क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियाई मिल जाएगा भैया n²h²ε0 बाय पाई m Ze², दैट इज द एटॉमिक रेडियाई। ये बात याद रखना कि एटॉमिक रेडियाई किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन से, मतलब क्वांटम नंबर क्या है उसका, 1 2 3 4 कौन से शेल में है, H प्लैंक कांस्टेंट, E ε0 रिलेटिव परमिटिविटी, Z उसका एटॉमिक नंबर, और E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, तो ये तो आपने निकाल लिए थे शायद, आई होप क्लियर। और उसके बाद अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कितनी आई थी आपकी, सॉरी, अगर ये आपने एटॉमिक रेडियाई निकाला है तो एटॉमिक रेडियाई के साथ आपने क्या किया था। लेकिन देखिए एक चीज यहां से बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जान लेनी है, ठीक, कि ये आपका R था और यहां से अगर आपने एनर्जी निकाली थी तो एनर्जी कितनी आई थी, -1/8। इसका जिक्र मैं करूंगा अभी, जैसे यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के लिए, कि -1/8 और साथ में क्या आया था, -1/8
जेड स्क्वायर E4 और साथ में था m और बाय था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इस वैल्यू को पेट दिमाग में डाल लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनर्जी है आपका एटॉमिक रेडियाई, ये दोनों वैल्यू आप पेट दिमाग में रखो। r कितना था आपका, जो r की वैल्यू थी वो है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और बाय में क्या आएगा पाई m जेड ई स्क्वायर। r और इन दोनों की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसमें r कंपेयर करके आपने वैल्यू निकालनी थी तो वहां से वेलोसिटी भी निकल जाती, वो कल कर लेंगे, चलो यार कोई नहीं, ठीक है। e और r हो गया। अब आपको मैंने जो तीसरा लॉ बताना है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरे लॉ में क्या है अभी, आपका इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन या एनर्जी एमिट होगी, एनर्जी एमिट होगी कब, जब आपका एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किसमें जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में। अब एक चीज देखो, मान लो आपने इस चैम्बर में गैस के पार्टिकल ले लिए, ठीक है, या हाइड्रोजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली, ठीक है। अब हाइड्रोजन के जो एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन के जो एटम है उन हाइड्रोजन के एटम को आपने क्या करना है, हीट देनी है। आपने क्या करना है, हीट देनी है। थोड़ा फील करो इस चीज को, आपने हीट दे दी। अब हीट देने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाएंगे। देखो जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, आपने एनर्जी दो, पता नहीं कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में ये लोग जाके घूमेंगे, कुछ नहीं पता। ये बात याद रखना कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो इट इज एमिटेड, या सॉरी क्या बोलोगे, ध्यान आ रहा, चलिए, वो जब आप उसको एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी दे के कहाँ निकल जाता है, अगले ऑर्बिट में निकल जाता है। किस में निकल जाता है भाई, अगले ऑर्बिट में। और अगले ऑर्बिट में जाके ये अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अब अगले ऑर्बिट में जाने के बाद अनस्टेबल हुआ तो अनस्टेबल के बाद इसको स्टेबिलिटी पे आना पड़ता है, स्टेबिलिटी पे आना पड़ता है तो ये वापस अपने शेल में आता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं तीनों, मैं दोबारा लिखता हूं। चलिए, क्या किया आपने, हीट दी और हीट देने के बाद हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो क्या हो गए, एनर्जी लेके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाले शेल में चले गए। मतलब आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कोई सा भी शेल चूज कर सकता है, कोई सा भी शेल चूज कर सकता है, बशर्ते उसका मोमेंटम कितना हो, NH/2π। ये कंफर्म लाइन थी, ठीक। तो क्या हुआ, जब आपने इसको एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में जंप कर गया, क्या लेके, एनर्जी लेके। अब अगर इसने एनर्जी ली है तो फिर क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। एनर्जी लेते ही ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल। अनस्टेबल के बाद इसको चाहिए स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए कहां आएगा, ये नीचे आएगा। एनर्जी ले, मतलब अगर स्टेबिलिटी लेना चाहता है तो वो नीचे आएगा, और स्टेबिलिटी उसको मिलेगी कब, जब वो नीचे अपने शेल में आएगा, वापस अपने शेल में आएगा, फर्स्ट शेल में। तो जितने भी शेल वो ऊपर चढ़ गया, मान लो वो चढ़ गया 3 शेल, अब 3 शेल ऊपर चला गया तो पहले शेल में वापस आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। एनर्जी भी बोल सकते हो और इसको फोटोन भी बोल सकते हो, दोनों चीजें हैं। तो याद रखना, अनस्टेबल हुआ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बाद, सेकंड बात स्टेबिलिटी लेने के लिए वापस आएगा वो, और जब वो स्टेबिलिटी लेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, वो बेटा एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी। और वो वापस आना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। ये बात, 3 बातें बिल्कुल याद रखो यार, बिल्कुल आसान है भाई, याद कुछ है ही नहीं। अब हम यहां कुछ नहीं है, देखो अनस्टेबल हुआ, स्टेबिलिटी मिली, ट्रांजिशन हुआ एनर्जी का, ठीक है। ये बात याद रखना। तो आप एनर्जी ट्रांजिट कर चुके हैं, तो ये बात अब आपने जल्दी जल्दी फॉर्मूले के हिसाब से कर लेनी है, और फिर कल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे मियाँ। चलिए मियाँ बुर्ज खलीफा, सारे बहुत पढ़ाते हो आप, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्या था आपके पास भैया, ई एमिशन आपने देखना था, ई एमिशन इज इक्वल टू EH-EL, ठीक है। अब हायर एनर्जी लेवल पर आपके पास एनर्जी कितनी थी, -1/8। मैं डायरेक्ट अभी 13.6 वाली बात नहीं बता रहा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, गलती हो गई, सॉरी, -1/8 जेड स्क्वायर E4
बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर माइनस, ठीक है, और यहां पे n जो होगा आपका वो क्या होगा, NH, ये बात याद रखना, NH हायर एनर्जी लेवल वाला। EL कितना होगा, -1/8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर E4m m बाय NL का स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बेटा सारी चीजें कॉमन है, सारी चीजें कॉमन है तो बाहर ले जाओ, 1/8 बाहर आएगा, जेड स्क्वायर बाहर आएगा, E4 बाहर आएगा, m बाहर आएगा, H स्क्वायर बाहर आएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/NL का स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर। हो गया ये, चलो तो ये क्या आ गई, आपकी एनर्जी आ गई, क्या आ गई, एनर्जी E इज इक्वल टू 1/8 जेड स्क्वायर E4m बाय एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/NL का स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी एनर्जी एमिट होती है, ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज एमिटेड, हाउ मच एनर्जी इज एमिटेड, तो आप उसके लिए फॉर्मूला ये है आपके पास, E इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी चीज कर लेना, E का क्या फॉर्मूला होता है, HC बाय लैम्डा। E किसके बराबर होता है भैया, पहले अपने पढ़ चुके हो, HC बाय लैम्डा होता है, और ये कितना होता है, 1/8 जेड स्क्वायर E4m n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/NL का स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर, और ये लैम्डा निकालना है तो HC भी नीचे ले जाओ, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू 1/8 जेड स्क्वायर E4m बाय n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू HC, और इस पूरे को कांस्टेंट माना जाता है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है R। क्या होती है, R होती है R, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू R, ब्रैकेट में डालो 1/NL का स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। रेडबर्ग कांस्टेंट यहां पर है, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू याद नहीं कर लेना, चलो ठीक है, R इज अ रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो, कल इससे ही आगे करेंगे, तो यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भैया, समझ में नहीं आ रहा तो भी करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, एग्जाम पक्का होंगे बेटा, करो।